लाइव हो चुकी है। ठीक 12 बजकर अब 49 मिनट हुए हैं। क्लास 4 मिनट विलंब से शुरू हो रही है। सारे के सारे लोग फटाफट से कनेक्ट हो जाइए। आकाश, श्याम, अर्जुन, तेज, अंकित, साक्षी, आदित्य, प्रभात, कुमारी, पवन, मार्कस, ये सारे के सारे लोग मुझे यहाँ पर नजर आए हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक इस्तकबाल है। दिस इज हिस्ट्री स्पेशल बैच। तो सारे के सारे लोग फटाफट से कनेक्ट हो जाइए। यदि आपकी क्लास अभी तक नहीं शुरू हुई है तो जल्दी से अपने अपने डिवाइसेस को रिफ्रेश कर लीजिए, और यदि तब भी बात नहीं बन पा रही है तो एक बारी लॉग आउट करके फिर से लॉग इन कर लीजिए। हमारे साथ और कुछ लोग जुड़े हैं। रोहित, अभिषेक, दीपिका, शीला, सौरभ, चंद्रभान, अनूप, विवेक, सुमन, गौश, मान्या, मुकुल, सुशील, रोहित, एटसेट्रा। चलिए जी, आ जाइए सारे के सारे लोग। क्लास पूरी तरीके से लाइव है। हिस्ट्री स्पेशल बैच में आप लोग हैं और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम लोगों ने हिस्ट्री स्पेशल या इस हिस्ट्री की बैच में इंडियन हिस्ट्री में एंशिएंट इंडिया कल से शुरू किया था, और हम एंशिएंट इंडिया में सबसे पहले बात कर रहे थे अबाउट द सोर्सेज ऑफ एंशिएंट पीरियड, या फिर प्राचीन काल के स्रोतों के बारे में। तो चलिए जी, कंटिन्यू करते हैं। आप जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन हिस्ट्री। या भारतीय इतिहास, और जिसमें हमने शुरुआत की एंशिएंट पीरियड से या एंशिएंट इंडिया से, जिसे आप हिंदी में लिख सकते हैं प्राचीन भारत। और इसमें हम बात कर रहे थे अबाउट द सोर्सेज ऑफ एंशिएंट पीरियड। प्राचीन काल के स्रोत, सोर्सेज ऑफ एंशिएंट पीरियड। वीडियो क्वालिटी को 1080 पर करवा दीजिए। कैसे करवाएं बताइए? 1080 पे करवा देंगे तो फिर आप बोलेंगे 320 पे करा दीजिए, 240 पे करा दीजिए, जो है अवेलेबल। ठीक है, उससे फिलहाल काम चलाइए। क्या करेंगे हमें फुल एचडी में देखकर? ठीक है ना, हम तो 720 में भी सही नजर आते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन ना लीजिए। क्या हिस्ट्री और पॉलिटी स्पेशल बैच में चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस कराई जाएगी? बिल्कुल कराई जाएगी, निसंदेह करवाई जाएगी, है ना। चलिए खैर, एनीवेज, सोर्सेज ऑफ एंशिएंट पीरियड या प्राचीन काल के स्रोत, कहने का मतलब हम जिस एंशिएंट इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं, हम जिस प्राचीन भारत के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है, इसके विषय में जो सोर्सेज हैं, जो स्रोत हैं, वो कौन कौन से होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, सबसे पहली चीज तो जो सोर्सेज हैं जहां से हमें एंशिएंट पीरियड या प्राचीन काल के बारे में जानकारी मिलती है, दीज आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। इनको 2 कैटेगरीज में या 2 भागों में क्या किया जाता है? विभाजित किया जाता है। सबसे बेसिक सी चीज जो हमें समझनी है, ठीक है, सबसे पहले कहलाते हैं लिटरेरी सोर्सेज, जिसे आप हिंदी में लिख सकते हैं साहित्यिक स्रोत। और दूसरे कहलाते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज।
या हिंदी में आप लिख सकते हैं पुरातात्विक स्रोत। जिस प्राचीन काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं या हम पढ़ेंगे, उस प्राचीन काल के बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है, या हमें उस बारे में जानकारी के जो सोर्सेज हैं, ध्यान रखेंगे वो मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित है। वो दो प्रकार के होते हैं, एक कहलाते हैं लिटरेरी सोर्सेज या एक कहलाते हैं साहित्यिक स्रोत। और नाम से ही पता चल रहा है कि यदि हम साहित्यिक स्रोतों के बारे में बात करते हैं, यदि हम लिटरेरी सोर्सेज के बारे में बात करते हैं, तो लिटरेरी सोर्सेज में हम उन सोर्सेज के बारे में बात करते हैं जो लिखित रूप में हमें प्राप्त हुए हैं, या जो आप कह सकते हैं रिटन है। चाहे वो ग्रंथों के माध्यम से हो, चाहे वो पुस्तकों के माध्यम से हो, चाहे वो साहित्य के माध्यम से हो, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, लेकिन वो अगर लिखित रूप में है तो डेफिनेटली उसको हम क्या कहेंगे, लिटरेरी सोर्स कहेंगे। और यदि हम लिटरेरी सोर्सेज की भी बात करें तो ध्यान रखेंगे ये भी तीन प्रकार के हो सकते हैं। या तो ये क्या होंगे, रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेज होंगे, या तो ये धार्मिक साहित्यिक स्रोत होंगे, या फिर ये नॉन रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेज होंगे, या फिर ये गैर धार्मिक साहित्यिक स्रोत होंगे, और या फिर ये क्या हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर ट्रैवलर्स, या आप हिंदी में लिख सकते हैं ये हो सकते हैं विदेशी यात्रियों का विवरण। कहने का मतलब और बेसिक सी बात यह है भाई, इतिहास के वो तथ्य, इतिहास की वो जानकारी जिसके बारे में जानकारी हमें लिखित रूप में मिली है या रिटन मिली है, उन्हीं को आप क्या कह सकते हैं, लिटरेरी सोर्सेज या साहित्यिक स्रोत कह सकते हैं, जो पुस्तकों के माध्यम से भी हो सकते हैं, ग्रंथों के माध्यम से भी हो सकते हैं। और ये जो लिटरेरी सोर्सेज हैं, ये जो साहित्यिक स्रोत हैं, ये भी तीन प्रकार के हो सकते हैं। तीन प्रकार में भाई ऑब्वियसली बात है कि या तो ये क्या होंगे, रिलीजियस होंगे, या तो ये धार्मिक होंगे, या फिर ये नॉन रिलीजियस होंगे, गैर धार्मिक होंगे, या फिर ये विदेशी यात्रियों का विवरण होगा। कहने का मतलब प्राचीन काल से ही हमारे देश में विदेशी यात्रियों का आना जाना लगा रहा है। कई देशों से हमारे देश में कुछ विदेशी यात्री आए, जिन्होंने भारत में आकर कुछ समय बिताया, और फिर जब वो वापस लौटे तो अपने अपने वृत्तांतों में, अपनी अपनी पुस्तकों में, अपनी अपनी राइटिंग्स में उन्होंने जमकर उल्लेख किया किसके बारे में, भारत के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में। तो यदि हम रिलीजियस या धार्मिक सोर्सेज के बारे में बात करें तो भाई आप अच्छी तरीके से जानते हैं, हमारे पास कई सारे एग्जाम्पल हैं। हमारी रामायण, हमारी महाभारत, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, हमारे उपनिषद, हमारे पुराण, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, भाई ये सारे के सारे ही तो क्या कहलाते हैं, रिलीजियस सोर्सेज कहलाते हैं, धार्मिक स्रोत कहलाते हैं। इससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। यदि हम नॉन रिलीजियस की बात करें, गैर धार्मिक की बात करें, इसके भी हमारे पास कई एग्जाम्पल हैं। हमारे पास है चाणक्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, पतंजलि का महाभाष्य, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, वात्स्यायन की कामसूत्र, और महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम। आप जानते हैं कालिदास की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक ही कौन सी कहलाती है, अभिज्ञान शाकुंतलम कहलाती है। ये सारे के सारे वो सोर्सेज हैं जो हैं लिटरेरी, जो हैं साहित्यिक, लेकिन गैर धार्मिक हैं, लेकिन नॉन रिलीजियस हैं। और ऐसे ही यदि आप
विदेशी यात्रियों के बारे में बात करेंगे तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इन विदेशी यात्रियों में भी हमारे पास कई सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे आप जानते हैं कि हर्षवर्धन के शासनकाल में हुएन सांग नाम का प्रसिद्ध चीनी यात्री भारत आया और इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था सी यू की। तो सी यू की से भी हमें भारत के बारे में जानकारी मिलती है। 1333 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया अफ्रीका के मोरक्को से एक प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री जिसका नाम इब्न बतूता था। इब्न बतूता ने भी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था रेहला या सफरनामा और उससे हमें मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कई सारी जानकारी मिली। कहने का मतलब ये सारे के सारे वो सोर्सेज हैं, ये सारे के सारे वो स्रोत हैं जो कैसे हैं, जो लिटरेरी हैं, जो साहित्यिक हैं और जो हमें अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में क्या देती है, जानकारी देती है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या यहां तक की बात सबको क्लियर हो चुकी है? प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए, आत्मा तृप्त हो जाएगी और हम आगे बढ़ जाएंगे। यहां तक की बात आई होप सबको समझ में आ गई होगी कि हम जिस एंशिएंट पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हमें जानकारी कहां कहां से मिलती है। लेकिन यदि हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में बात करें, यदि हम पुरातात्विक स्रोतों के बारे में बात करें तो आप जानते हैं इसमें हम किन किन चीजों को शामिल कर सकते हैं। भाई इसमें हम शामिल कर सकते हैं उन फॉसिल्स को, उन अवशेषों को जिनसे अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें हम शामिल कर सकते हैं इंस्क्रिप्शंस को, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, अभिलेख। इसमें हम शामिल कर सकते हैं उन मॉन्यूमेंट्स को या उन स्मारकों को जो हमें अतीत की कहानी बताती हैं। इसके अलावा इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं स्टैचूज, मूर्तियां। इसके अलावा कॉइन्स, सिक्के, ये सारे के सारे वो सोर्सेज हैं, वो स्रोत हैं जो क्या कहलाते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कहलाते हैं, जो पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। सर रिलीजियस क्या कह रहे हैं, रिलीजियस सोर्सेज के बुक्स के नाम लिखवा दीजिए। सब लिख लेंगे बेटे, एक ही दिन में थोड़ी इतिहासकार बन जाएगा, टाइम लगेगा, इट टेक्स टाइम। भाई आप जानते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में हमें ज्यादातर जानकारी किससे मिली? वहां से प्राप्त हुए अवशेषों से मिली, फॉसिल्स से मिली। भारत में सबसे पुराने अभिलेख अशोक के अभिलेख कहलाते हैं। अशोक के अभिलेखों से ही हमें जानकारी मिली कि इस महान शासक का नाम अशोक था और ये भारत में मगध के मौर्य वंश का सबसे महान शासक था, क्योंकि 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ही अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा था। लेकिन ध्यान रखेंगे, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने से पहले हम ये समझते थे, हमारे पास ये अंडरस्टैंडिंग थी कि ये कोई श्रीलंका का महान शासक था और भारत में आया था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। लेकिन जब इसके अभिलेखों को पढ़ लिया गया तो हमें पता चला इस शासक का नाम था अशोक या अशोक वर्धन, और ये श्रीलंका से भारत बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए नहीं आया था, बल्कि इसने अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। कहने का मतलब कहानी पूरी की पूरी पलट गई। मॉन्यूमेंट्स आप सब जानते हैं भाई, आज भी ऐतिहासिक काल से बने हुए कुछ मॉन्यूमेंट्स और कुछ स्मारक आज भी हमारे पास हैं। जैसे आप कह सकते हैं सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में, आज से लगभग आप कह सकते हैं कि 2200-2300 साल पुरानी संरचना है।
2000 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। सांची के स्तूप को आज भी पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में सामने है, जो हमें जानकारी देता है किसके बारे में, अशोक के शासनकाल के बारे में। आगरा में है ताजमहल, आगरा का किला, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद, दिल्ली की कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा। ये सारी की सारी चीजें क्या हैं? ये सारे के सारे वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं जो हमें अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देती हैं। इसके अलावा स्टैचूज और मूर्तियों से भी हमें इतिहास की कई सारी घटनाओं और तथ्यों के बारे में जानकारी मिलती है। और आप जानते हैं, अलग अलग साम्राज्य, अलग अलग शासकों के शासनकाल में चलवाए गए अलग अलग सिक्के भी हमें अतीत की जानकारी देते हैं। अब आप सोचेंगे अब आप सोचेंगे कि सिक्कों से हमें अतीत की जानकारी कैसे मिल सकती है? जी बिल्कुल मिल सकती है। एग्जाम्पल ले लीजिए। आप सब जानते हैं गुप्त काल का सबसे पराक्रमी शासक माना जाता है समुद्रगुप्त। तो हमें जब समुद्रगुप्त के काल के कुछ सिक्के प्राप्त हुए तो उन सिक्कों में समुद्रगुप्त का नाम लिखित मिला, और उन्हीं सिक्कों में समुद्रगुप्त को ही वीणा वादन करते हुए चित्रित किया गया था। कहने का मतलब, समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए चित्रित किया गया है। कहने का मतलब, इस से हमें ये जानकारी मिली कि समुद्रगुप्त वॉज अ वीणा प्लेयर, समुद्रगुप्त एक वीणा वादक था, क्योंकि उसी के सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए क्या किया गया है? चित्रित किया गया है। तो ये सारी की सारी वो सोर्सेज हैं, वो स्रोत हैं जो हमें अतीत के बारे में जानकारी देती हैं, और जो सारे के सारे कहलाते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं अपनी बात। हम पढ़ रहे हैं इंडियन हिस्ट्री में एंशियंट इंडिया या प्राचीन भारत, और प्राचीन भारत को पढ़ने के हमारे पास क्या क्या महत्वपूर्ण सोर्सेज हैं या स्रोत हैं, इसके बारे में हम सबसे पहले समझ रहे हैं। मैंने आपको बताया कि प्राचीन काल के जो सोर्सेज हैं, जिन सोर्सेज से हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है, उन्हें दो भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले कहलाते हैं लिटरेरी सोर्सेज या साहित्यिक स्रोत, और दूसरे कहलाते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज या पुरातात्विक स्रोत। अब यदि हम लिटरेरी सोर्सेज के बारे में बात करें तो ये तीन प्रकार के हो सकते हैं। या तो ये रिलीजियस होंगे, धार्मिक होंगे, या ये नॉन रिलीजियस होंगे, गैर धार्मिक होंगे, या फिर ये विदेशी यात्रियों का विवरण होगा। और यदि हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में बात करें तो इसमें हम अवशेषों को, अभिलेखों को, स्मारकों को, मूर्तियों को, सिक्कों को, मोहरों को, इन सारी की सारी चीजों को क्या कर सकते हैं? शामिल कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं किसके बारे में? लिटरेरी सोर्सेस के बारे में। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो लिटरेरी सोर्सेज हैं वो तीन प्रकार के हो सकते हैं। या तो वो रिलीजियस होंगे, या वो नॉन रिलीजियस होंगे, या फिर वो विदेशी यात्रियों का विवरण होगा या डिस्क्रिप्शन होगा फॉरेनर ट्रेवलर्स का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में? रिलीजियस सोर्सेस के बारे में, या धार्मिक स्रोतों के बारे में।
और दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो रिलीजियस सोर्सेज हैं इन्हें भी 3 भागों में या 3 पार्ट्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। एक जो कहलाता है ब्राह्मण लिटरेचर, पहला कहलाता है ब्राह्मण साहित्य। सबसे पहला टाइप रिलीजियस में होता है ब्राह्मण लिटरेचर या ब्राह्मण साहित्य। दूसरा कहलाता है बुद्धिस्ट लिटरेचर। या बौद्ध साहित्य। और तीसरा प्रकार कहलाता है जैन लिटरेचर। या जैन साहित्य। इन 3 प्रकारों में, इन 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है रिलीजियस सोर्सेज को। कहने का मतलब लिटरेरी सोर्सेज में जो रिलीजियस सोर्सेज हैं, जो धार्मिक स्रोत हैं, ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। ये 3 टाइप्स के हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला कहलाता है ब्राह्मण लिटरेचर। सबसे पहला कहलाता है ब्राह्मण साहित्य। दूसरा कहलाता है बुद्धिस्ट लिटरेचर या बौद्ध साहित्य। और फिर तीसरा कहलाता है जैन लिटरेचर या जैन साहित्य। इन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है रिलीजियस सोर्सेस को या धार्मिक स्रोतों को। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि जो ब्राह्मण साहित्य है, जो ब्राह्मण लिटरेचर है, उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें क्या होती हैं, शामिल होती हैं। तो ध्यान रखेंगे, ब्राह्मण लिटरेचर में हम शामिल करते हैं किसे? आर वेदास, हमारे वेद, हमारे ब्राह्मण्स या वेदों के ब्राह्मण। नेक्स्ट लिखेंगे अर्यनकास या अर्यणक। इसके अलावा उपनिषदास या हमारे उपनिषद। हमारे वेद, उन वेदों के ब्राह्मण, हमारे अर्यणक, हमारे उपनिषद। इसके अलावा सूत्र, इसके अलावा वेदांग, उपनिषद, सूत्र, वेदांग। नेक्स्ट एपिक, जिसे हम कहते हैं महाकाव्य। नेक्स्ट होते हैं एपिक या जिसे हम कहते हैं महाकाव्य। और एक लिख सकते हैं धर्मशास्त्र। एक कहलाता है धर्मशास्त्र। ये सारे के सारे वो लिटरेरी सोर्सेज हैं, ये सारे के सारे वो साहित्यिक स्रोत हैं। इसके अलावा एक चीज और ऐड कर लेते हैं, पुराणास या जिन्हें आप पुराण कहते हैं। ये सारे के सारे वो सोर्सेज हैं, ये सारे के सारे वो स्रोत हैं जो
ब्राह्मण लिटरेचर कहलाते हैं, जो ब्राह्मण साहित्य कहलाते हैं। भाई आपके पुराण पूछने से पहले ही देखो मैंने यहां पर लिख दिया है। तो यदि हम प्राचीन काल के बारे में जानकारी के लिटरेरी सोर्सेज में रिलीजियस सोर्सेज के बारे में बात करें, तो उन रिलीजियस सोर्सेज में हम शामिल करते हैं अपने वेदों को, वेदों के ब्राह्मणों को, अरण्यकों को, उपनिषदों को, सूत्रों को, वेदांगों को, एपिक्स महाकाव्यों को, धर्मशास्त्रों को और पुराणों को। ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं किसके? ब्राह्मण लिटरेचर या ब्राह्मण साहित्य के। सर व्हाट इज अरण्यक? मेरे भाई जब हम पढ़ेंगे ना वैदिक लिटरेचर के बारे में, जब हम वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे, आरण्य, ठीक है, आरण्य से बने हैं ये अरण्यक। कहने का मतलब जिन ग्रंथों की रचनाएं वनों में की गई हैं, जिन विद्याओं की रचनाएं वनों में की गई हैं, उन्हीं को अरण्यक कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, जैसे उपनिषद बना है उप और निषद से। उप का मतलब होता है समीप, निषद का मतलब होता है बैठना, यानी कि समीप बैठना, पास बैठना। तो जिन विद्याओं का ज्ञान वैदिक काल में शिष्य अपने गुरु के समीप बैठकर लिया करते थे, उन्हीं को उपनिषद कहा जाता था। ये सारी की सारी चीजें है ना आप पढ़ेंगे जब हम आगामी टॉपिक्स करेंगे। अभी तो हम केवल और केवल, जी हाँ, अरण्यक मतलब भाई आरण्य का मतलब होता है जंगल, वन। तो ये वो विद्याएं हैं, वो रचनाएं हैं जिनकी रचना कहां पर हुई है? वनों में हुई है, इसलिए इनको अरण्यक कहा जाता है। आगे चलकर सारी की सारी चीज क्लियर हो जाएंगी आपको। अभी तो हम केवल वो टाइप ऑफ सोर्सेस पढ़ रहे हैं जहां से हमें एंशिएंट इंडिया के बारे में जानकारी मिलेगी। जी, अब यदि हम बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में बात करें या बौद्ध साहित्य के बारे में बात करें, तो आप जानते हैं बौद्ध ग्रंथों को क्या कहा जाता है? पिटकाज कहा जाता है या पिटक कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथ या बुद्धिस्ट टेक्स्ट ही क्या कहलाते हैं? पिटक कहलाते हैं। और आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म के अनुसार त्रिपिटक माने जाते हैं या 3 पिटक माने जाते हैं, जो कौन कौन से हैं? सबसे पहला कहलाता है सुत्त पिटक। सबसे पहला कहलाता है सुत्त पिटक, जिसमें बुद्ध की शिक्षाएं हैं। दूसरा कहलाता है विनय पिटक। दूसरा कहलाता है विनय पिटक, और आप जानते हैं इसमें बौद्ध संघ के नियम लिखे हैं। और तीसरा कहलाता है अभिधम्म पिटक, जिसमें अशोक के समकालीन बौद्ध भिक्षुकों की जीवनियां हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये कुछ उदाहरण है किसके? बुद्धिस्ट लिटरेचर या बौद्ध साहित्य के। लेकिन ध्यान रखेंगे, जहां पर एक तरफ बौद्ध ग्रंथों को या बुद्धिस्ट टेक्स्ट को क्या कहा जाता है? पिटक कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे वहीं पर जैन लिटरेचर में जो जैन टेक्स्ट होते हैं या जो जैन ग्रंथ होते हैं, उन्हें आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथ कहलाते हैं आगम। जैन ग्रंथ को आगम कहा जाता है। यदि हम बुद्धिस्ट लिटरेचर या पिटकों के बारे में बात करें, इनकी रचना पाली भाषा में की गई है। और यदि हम जैन लिटरेचर के बारे में बात करें, इनकी रचना प्राकृत भाषा में की गई है।
और हमारे पास कुछ जैन लिटरेचर के भी क्या है, हमारे पास कुछ जैन लिटरेचर के भी क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। जैसे लिखेंगे सबसे पहला पुव्वो, सबसे पहला लिटरेचर या सबसे पहला जैन ग्रंथ लिखिए पुव्वो, जिसे सबसे प्राचीनतम जैन ग्रंथ माना जाता है। और एक लिख सकते हैं कल्पसूत्र, ये कुछ क्या है, जैन टेक्स्ट हैं, ये कुछ जैन ग्रंथ हैं। नोट कीजिए फटाफट से। तो ये हमने बात की लिटरेरी सोर्सेज में रिलीजियस सोर्सेज की या धार्मिक स्रोतों की। चलिए अब हम बात करते हैं अबाउट नॉन रिलीजियस सोर्सेस। लिखिए नॉन रिलीजियस सोर्सेस या गैर धार्मिक स्रोत। नॉन रिलीजियस सोर्सेज या गैर धार्मिक स्रोत। इसके हमारे पास कई एग्जाम्पल हैं। जैसे लिख लीजिए अर्थशास्त्र, हम सब जानते हैं अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त के द्वारा की गई। एक ही नाम है, चाणक्य। सर पाली के बाद प्राकृत लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ था, तो पुवो ओल्डेस्ट टेक्स्ट कैसे हो गया? बेटे मैंने कहा कि दैट इज ओल्डेस्ट जैन टेक्स्ट। ठीक है, मैंने जैन धर्म का सबसे पुराना ग्रंथ पुवो को बताया है। मैंने प्राकृत और पाली भाषा में कंपैरिजन करा ही नहीं। ये कंपैरिजन हमने थोड़ी करा है, हमने तो सिर्फ और सिर्फ ये बताया है कि जैन टेक्स्ट में, जैन ग्रंथों में सबसे पुराना जो ग्रंथ है वो पुवो माना जाता है। इतनी सी बात कही है मैंने। मैंने कब ऐसा कहा कि पाली भाषा ज्यादा पुरानी है और प्राकृत भाषा ज्यादा पुरानी है? ये कब कहा मैंने? मैंने तो आपको केवल ये बताया कि जो बौद्ध ग्रंथ हैं वो मुख्य रूप से पाली भाषा में मिले हैं, जैन ग्रंथ मुख्य रूप से प्राकृत भाषा में मिले हैं, और जो जैन ग्रंथ हैं उनमें सबसे पुराना पुवो माना जाता है। बस ये कहा मैंने। तुम अपने आप से ही रीजनिंग लगाकर बैठ गए। ये रीजनिंग की क्लास नहीं, ये भारत का इतिहास है भाई। यहाँ इतिहास पढ़ा नहीं, रचा जाता है। ये वाले जो लॉजिक आप यहाँ लगा रहे हैं ये रीजनिंग में लगाइए। पीयूष सर को खुश कीजिए, पीयूष सर को भी अच्छा लगेगा।
लेकिन तुम रीजनिंग की क्लास में इतिहास लगाने की कोशिश करते होंगे और अब इतिहास में रीजनिंग लगा रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। जी, नॉन रिलीजियस सोर्सेज, गैर धार्मिक सोर्सेज की यदि हम बात करें तो हमारे पास अर्थशास्त्र है जिसकी रचना चाणक्य के द्वारा की गई। हमारे पास है इंडिका, और आप जानते हैं इंडिका किसने लिखी, किसने रचना की? मैगस्थनीज ने। हमारे पास है महाभाष्य जिसकी रचना पतंजलि के द्वारा की गई। नेक्स्ट लिखिए मुद्रा राक्षस जिसकी रचना की विशाख दत्त ने। नेक्स्ट पंचतंत्र जिसकी रचना की विष्णु शर्मा ने। नेक्स्ट अभिज्ञान शाकुंतलम जिसकी रचना महाकवि कालिदास के द्वारा की गई। ये वो कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं, हालांकि ऐसे तो n नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे तो असंख्य उदाहरण हैं। कुछ यहां पर लिख लीजिए, ये हमने कुछ उन पुस्तकों के नाम लिख लिए हैं जो बहुत ज्यादा क्या है, प्रसिद्ध हैं, बहुत ज्यादा फेमस हैं। नेक्स्ट तीसरा होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर ट्रेवलर्स। या विदेशी यात्रियों का विवरण। डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर ट्रेवलर्स, विदेशी यात्रियों का विवरण। इंग्लिश में लिख दीजिए बेटे, इंग्लिश में। ये नाम है सारे के सारे, जो हिंदी में है वही इंग्लिश में है। अब मैंने कहा कालिदास, तो कालिदास का कोई इंग्लिश में अलग मीनिंग नहीं है, इंग्लिश में भी कालिदास ही लिखना है। और ध्यान रखेंगे, यदि हम फॉरेनर ट्रेवलर्स की बात करें, यदि हम विदेशी यात्रियों की बात करें, तो मुख्य रूप से इन्हें 3 भागों में क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है। सबसे पहले कहलाते हैं ग्रीक ट्रेवलर्स, या हिंदी में आप कह सकते हैं यूनानी यात्री। दूसरे कहलाते हैं चाइनीज ट्रैवलर्स, या चीनी यात्री। और तीसरी कैटेगरी है मुस्लिम ट्रैवलर्स, या मुस्लिम यात्री। क्या लिखा है सर? इंडिका फॉरेन ट्रेवलर्स में आएगा मेरे भाई।
जब हम पढ़ेंगे ना चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो हम पढ़ेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेल्यूकस निकेटर ने अटैक किया। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में संधि हो गई। तो सेल्यूकस निकेटर ने अपने एम्बेसडर, अपने राजदूत को, जिसका नाम था मेगास्थनीज, उसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया। और उसके बाद जो मेगास्थनीज था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहकर ही उसने इंडिका की रचना की। तो बेसिकली जो इंडिका रचित हुई है, जो इंडिका की रचना हुई है, वो भारत में ही हुई है, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही हुई है। लेकिन हम विदेशी यात्रियों में, फॉरेन ट्रेवलर्स में उन लोगों की बात कर रहे हैं जो यहां से वापस लौट गए, और वापस लौटकर उन्होंने वहां पर जाकर अपने डिस्क्रिप्शंस में इंडिया का वर्णन किया। ठीक है, अब आप मेगास्थनीज को फॉरेन ट्रेवलर समझें, बेसिकली वो एम्बेसडर था, वो राजदूत था सेल्यूकस निकेटर का, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही रहा करता था, मगध में। तो हम बात करते हैं सबसे पहले ग्रीक ट्रेवलर्स के बारे में। और आप जानते हैं कि यदि हम ग्रीक ट्रेवलर्स के कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें तो हमारे पास है टीसीएस, हमारे पास है हेरोडोटस। आप जानते हैं हेरोडोटस को ही तो क्या कहा जाता है, इतिहास का पिता कहा जाता है। भाई हेरोडोटस ने ही तो सबसे पहले हिस्टोरिका नामक पुस्तिका लिखकर अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में जानकारी दी थी। तो हम यहां पर टीसीएस का एग्जाम्पल ले सकते हैं, हम हेरोडोटस का एग्जाम्पल ले सकते हैं, हम यहां पर निरियाकस का एग्जाम्पल ले सकते हैं। टीसीएस, हेरोडोटस, निरियाकस, और एक लिख सकते हैं, लिख लीजिए, अरिस्टोबुल्स। ये सारे के सारे वो यात्री हैं जो ग्रीक ट्रेवलर्स कहलाते हैं, जो यूनानी यात्री कहलाते हैं, जो भारत में कहां से आए, यूनान से आए या ग्रीस से आए। भाई यहाँ पे कुछ लोग कमेंट्स में अपना एड्रेस क्यों लिखकर भेज देते हैं? तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट से या मिंत्रा से तुम्हारे लिए कोई तोहफा भेजने वाला हूं? सर तुर्की से भी तो आए थे, तो मेरे भाई उनकी कैटेगरी बनी हुई है ना अलग, मुस्लिम ट्रैवलर्स लिखा तो है यहाँ पे। टेंशन में क्यों आ गए आप कि सर तुर्की से भी तो आए थे? यदि हम चाइनीज ट्रैवलर के बारे में बात करें, नाम आप सबने सुने हैं, फाइयान, एक लिख लीजिए हुएन सांग, एक लिखिए इत्सिंग, एक लिखिए इत्सिंग, और एक लिखिए सुंग युंग। ये वो कुछ प्रसिद्ध यात्री हैं जो कहां से आए, जो चीन से आए, जो चाइना से आए। सर चाइना से कौन कौन आए थे बेटे? लिखी तो है सामने।
और यदि हम बात करें मुस्लिम ट्रैवलर्स की, लिख लीजिए अल बरूनी। एक लिखिए अल मसूदी। एक लिखिए फिरदौसी। और एक लिख लीजिए इब्न बतूता। नोट करेंगे। नोट कीजिए फटाफट। जी, नोट कर लिया है सबने। चलिए, नोट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अब लिखिए आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। या पुरातात्विक स्रोत। नेक्स्ट लिखिए आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। आपका पढ़ाया हुआ पढ़ लेंगे तो अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा ना। एक ऐसा सवाल है भाई, अलग से अगर कुछ पढ़ लेंगे तो उससे क्या, ब्लड का जो भाई जो शरीर में हीमोग्लोबिन है उसकी क्या मात्रा कम हो जाएगी। मेरी तरफ से तो जितना मर्जी पढ़िए, बट डिपेंड करता है किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके हिसाब से पढ़िए। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में चलिए हम बात करेंगे सबसे पहले इंस्क्रिप्शंस के बारे में या अभिलेखों के बारे में। तो मैंने आपको बताया, कल की क्लास में भी मैंने आपसे कहा था कि भारत में सबसे पुराने अभिलेख अशोक के अभिलेख माने जाते हैं।
तो यदि हम इंस्क्रिप्शंस के बारे में बात करें तो हमारे पास कई उदाहरण हैं, जैसे लिखेंगे 14 स्टोन एडिक्ट्स ऑफ अशोका, अशोक के 14 शिलालेख। अशोक के 14 शिलालेख या 14 स्टोन एडिक्ट्स ऑफ अशोका। नेक्स्ट 7 पिलर एडिक्ट्स ऑफ अशोका, अशोक के 7 स्तंभलेख। नेक्स्ट जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, या जूनागढ़ अभिलेख। और आप जानते हैं जो किस शासक के द्वारा लिखवाया गया? रुद्रदामन के द्वारा। भारत में संस्कृत का सबसे पहला और सबसे लंबा अभिलेख ही कौन सा माना जाता है? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ अभिलेख माना जाता है, जो शक वंश के सबसे महान शासक रुद्रदामन के द्वारा लिखवाया गया था। एक लिखिए मंदसौर इंस्क्रिप्शन, मंदसौर अभिलेख जिसे लिखवाया यशोवर्मन ने। जिसे लिखवाया यशोवर्मन ने। एक लिखिए एहोल इंस्क्रिप्शन, या एहोल अभिलेख जिसे लिखवाया था पुलकेशिन सेकंड या पुलकेशिन द्वितीय ने। नाम सुना होगा आपने पुलकेशिन द्वितीय का। दक्षिण भारत के बादामी के चालुक्य वंश का शासक हुआ करता था पुलकेशिन सेकंड। ये वही पुलकेशिन सेकंड है, ये वही पुलकेशिन सेकंड है जो एकमात्र राजा था जिसने हर्षवर्धन को पराजित किया था। हमें पढ़ना है प्राचीन भारत में। इसके अलावा लिखेंगे रबातक इंस्क्रिप्शन, रबातक अभिलेख जिसको लिखवाने वाला शासक था कनिष्क। एक लिखिए मेहरौली पिलर एडिक्ट, मेहरौली स्तंभलेख जिसे लिखवाने वाला शासक था चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त द्वितीय। और एक लिख लीजिए एरन इंस्क्रिप्शन, एरन अभिलेख। ये वही एरन अभिलेख है जिसमें सबसे पहला डिस्क्रिप्शन मिलता है, सबसे पहला उल्लेख मिलता है भारत में सती सिस्टम या सती प्रथा का। और इसे लिखवाया गया था किसके द्वारा? भानुगुप्त के द्वारा, जो गुप्त वंश का ही एक शासक था।
तो ध्यान रखेंगे, ये वो कुछ महत्वपूर्ण इंस्क्रिप्शंस हैं, अभिलेख हैं, जहां से हमें इतिहास के बारे में या प्राचीन काल के बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। और भी ऐसे बहुत सारे होंगे। जब हम ड्यूरिंग एंशिएंट इंडिया पढ़ते रहेंगे तो हम बीच बीच में जो अभिलेख आएंगे उनके बारे में हम बात करते रहेंगे। तो ये है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में इंस्क्रिप्शंस या अभिलेख। नोट कर लीजिए। आज की कहानी को हम यहीं पर रोकेंगे और ये सोर्सेज कंटिन्यू रहेंगे, क्योंकि अभी हमने सिक्कों के बारे में बात करनी है, अवशेषों के बारे में बात करनी है, मॉन्यूमेंट्स के बारे में बात करनी है, स्टैचूज के बारे में बात करनी है। तो ये बात हम कल करेंगे। कल इसको सोर्सेज ऑफ एंशिएंट पीरियड को हम फिनिश करेंगे और शुरुआत करेंगे सबसे पहले टॉपिक की, जो एंशिएंट इंडिया में हमें पढ़ना है, प्री हिस्टोरिक पीरियड या प्रागैतिहासिक काल, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे स्टोन एज या पाषाण युग के बारे में। तो चलिए जी, सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। कल मिलते हैं और कल कहानी को हम यहीं से क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।